Assalamualaikum. My name is Dinesh Umair, founder Karachi Schools Guide. Today we are here at the office of Aga Khan University Examination Board. हमारे पास प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कंसर्न्स थे, मिसकंसेप्शंस थे, मिथ्स थे, क्वेरीज थी जिनको आज हम क्लियर करने बैठे हैं, जिन मिथ्स को बर्स्ट करेंगे और जो आपकी क्वेरीज हैं, जो सवालात आपके पास आपके एंड से हमारे पास आए हैं, हम उनके बारे में जवाब देंगे जो आगा खान बोर्ड पर्टिकुलरली से रिलेटेड है। और इन तमाम सवालात का जवाब आगा खान बोर्ड के सीईओ डॉक्टर शहजाद जीवा से बेहतर कोई नहीं दे सकता। सो टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर शहजाद जीवा, सीईओ आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर आवर कम्युनिटी। और हमारे इतने सारे सवालात हैं, तो आप उन सवालात के जवाब देने के लिए रेडी हैं? Absolutely yes. Thank you so much. So our first question is कि what is Aga Khan board exactly? जी आई थिंक काफ़ी लोग अक्सर ये कहते हैं कि आगा खान बोर्ड क्या है। क्या है? आगा खान बोर्ड इज बेसिकली एन अवार्डिंग बॉडी। ओके। एक जो क्वालिफिकेशंस जो अवार्ड करता है थ्रू हाई स्टेक्स एग्जामिनेशंस हमारे मुल्क में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे, यानी ग्रेड 9, 10 और 11, 12 लेवल पर हाई स्टेक्स एग्जामिनेशंस होते हैं और उस पे क्वालिफिकेशंस अवार्ड होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड टू एंटर यूनिवर्सिटी। तो हमारा बोर्ड जो है वो एसएससी यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो क्वालिफिकेशन है ग्रेड 9 और 10 की वो करवाता है। और साथ ही साथ ग्रेड 11th and 12th के लिए HSSC which is हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये एक और क्वालिफिकेशंस है। इसकी भी ये अवार्ड करता है। SSC हमारे मुल्क में हम मैट्रिक कहते हैं, HSSC हम इंटरमीडिएट या कॉलेज लेवल एजुकेशन कहते हैं। तो इसका बेसिकली कयाम इसलिए आया कि I must add कि this was not a brainchild of Aga Khan University. Aga Khan University Examination Board is the brainchild of the educationists of Pakistan who came to the Aga Khan University. वो आए और उन्होंने अपनी नीड का इजहार किया कि इस मुल्क में जिस तरह इम्तिहानात हो रहे हैं, बच्चे ज़बानी याद कर रहे हैं किताबें, जिसको हम रोट लर्निंग या रट्टा कहते हैं, बच्चों की जो स्कोर्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो बच्चों की ट्रू एबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। चीटिंग, करप्शन सिस्टम्स में इतने हैं कि वालिदैन का एक जो एतमाद है सिस्टम पर वो खत्म हो गया। और साथ ही साथ जब आपके पास इस तरह का सिस्टम मौजूद हो जहाँ पे इस तरह की करप्शन और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट आप रोट लर्निंग चल रहा हो, तो क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग भी उसी हिसाब से चलती है। तो क्लासरूम में टीचर्स नोट्स याद कराते हैं या टेक्स्ट बुक के वो कंटेंट याद कराते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि promotion to the next level is dependent on the scores of the exams. Absolutely, that's a और टीचर्स के जो अप्रेजल होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो फिर ये सिलसिला जारी रहता है। तो बेसिकली इसको रोकने के लिए मिटिगेट करना था, और साथ में जो फॉरेन बोर्ड थे वो काफी एक्सपेंसिव उस वक्त भी आज भी है। तो एक एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर पेरेंट्स कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पर एक ऐसा बोर्ड कायम हो जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करे, जहां पर चीटिंग और ये अकाउंटेबिलिटी हो, चीटिंग ना हो और अकाउंटेबिलिटी का होना मस्ट है, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो। जब आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते, स्टैंडर्ड्स ऐसे बना देते, तो क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग भी उसी हिसाब से चलती है, जिसको हम कहते हैं वॉश बैक इफेक्ट अपनी ज़बान में। तो टीचर्स भी उसी स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। तो बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स आते कहाँ से? ये बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स हमने नेशनल करिकुलम और तमाम सूबों के जो निसाब है उसके स्टैंडर्ड्स को मीट किया है। देखिए, हमारे मुल्क का निसाब अच्छा है। हम ये जो लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क का निसाब अच्छा नहीं, वो बिल्कुल गलत है। कभी इसे हमारे निसाब को
इम्प्लीमेंट सही तरह नहीं किया गया। इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो हमने हमारे मुल्क के निसाब को लिया, तमाम सूबों के निसाब के स्टैंडर्ड्स को देखा और उससे AKUEB सिलेबस या सिलेबाई हमने बनाए तमाम सब्जेक्ट्स के। Alright. और तमाम सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है उसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स मौजूद है और तमाम SLOs या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है वो टैग्ड है सर्टेन कॉग्निटिव लेवल से। Okay. तो ये स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क हम फिर स्कूलों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को फराहम करते हैं जिसे इसे मीट करना है एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और तब फिर हमारा इम्तिहान होता है, बच्चे इम्तिहान में बैठते हैं। इम्तिहान किस तरह होता है हम बाद में भी गुफ्तगू कर सकते हैं इस पे। तो बेसिकली ये चीजें चलती है। ये बोर्ड एक वाहिद ऐसा बोर्ड है जो टीचर्स को भी सपोर्ट करता है, स्कूल को भी सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ रिसर्च होती है, हमारे यहाँ एग्जाम पेपर सिर्फ नहीं बनता बल्कि सवालात बनते हैं, उस सवालात से फिर पेपर बने जाते हैं। इट गोज थ्रू अ रिगरस रिव्यू प्रोसेस। तब जाके एक सवाल को एक्सेप्ट किया जाता है, तब जाके फिर एक पर्चे को एक्सेप्ट किया जाता है। तो उस तरह के जो डिपार्टमेंट है, फिर हमारे पास वो डिपार्टमेंट भी मौजूद है जो जहाँ साइकोमेट्रिशियंस है, असेसमेंट डिपार्टमेंट है हमारे पास, जो मुल्क में कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं जहाँ पे साइकोमेट्रिशियंस मौजूद हो। Okay. तो जो डेटा तमाम जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उस पर हम रिसर्च भी करते ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके आए। तो दिस इज व्हाट AKUEB हमारे बोर्ड में तमाम सेंटर्स में CCTV भी लगे होते हैं। हमारे तमाम सुपरवाइजर्स और इन्विजिलेटर्स की ट्रेनिंग होती है साल में 3 मरतबा। So we know exactly how to get the job done. Okay. So that is what AKUEB is, which is very well recognized in the country as well as at international level. All right. तो ये जो आपने मुझे इतना ब्रीफ दिया, इससे मैं यही अज्यूम कर पा रही हूँ कि आगा खान बोर्ड इज ऑफरिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विद अमेजिंग करिकुलम और जो भी आप लोग क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिंस दिस क्वालिटी इज बीइंग ऑफर्ड बाय आगा खान बोर्ड, तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि फॉरेन बोर्ड्स के जैसा ही एक स्टैंडर्ड है प्रोवाइड किया जाता है, तो फिर ये महंगा भी इतना ही है? Is it as expensive as foreign boards? बिनिश, बड़ा अच्छा सवाल है एंड आई थिंक मैंने अपने पहले रिस्पॉन्स में भी कहा कि ये एक सोच पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट की थी, पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा बोर्ड बनाना है। तो ये ऐसा बोर्ड है जो जिसको मैक्सिमम लेवल पे हमने अफोर्डेबल रखा है। ये फॉरेन बोर्ड से 10 टाइम्स जो एक पॉपुलर फॉरेन बोर्ड है हमारे यहाँ, उसे 10 टाइम्स अफोर्डेबल है। सो इट्स मच मोर एक्सेसिबल टू अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट ओनली इन अर्बन सेंटर्स बट ऑल्सो एट रूरल एंड इवन द मोस्ट रिमोटेस्ट पार्ट जो चाइना के बॉर्डर पे है, वखान बॉर्डर पे है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, तो वो भी वहाँ पे स्कूल्स एक्सेस कर रहे हैं हाई क्वालिटी असेसमेंट। और ये क्यों करना चाह रहे हैं? तो ये भी एक इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बीनेश, क्योंकि क्या ये जो हम स्कोर्स या ट्रांसक्रिप्ट्स या सर्टिफिकेट अवार्ड कर रहे हैं, क्या ये बच्चों की ट्रू एबिलिटी मेजर करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? तो उसका एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या है? ठीक है, उसका जस्ट अ मार्कशीट? एक्चुअली ये तो सिर्फ आप ये करके दिखा दे, सो इट्स नॉट ओनली द एविडेंस दैट यू शुड ट्रस्ट। एग्जैक्टली। लेकिन जब बच्चे थर्ड पार्टी टेस्ट देते हैं, यानी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जब बच्चे देते हैं, वहां पे आगा खान बोर्ड के बच्चे दे आउटपरफॉर्म स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अदर बोर्ड्स इन द कंट्री। सो उसको फिर वो भी जो टेस्ट होते हैं, these are also made on the basis of national curriculum। Okay। ठीक है, तो उसी गेज पे, उसी लेवल पे इनकी असेसमेंट हो रही है। तो इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर स्टूडेंट्स एबिलिटी in a very affordable। Yes। Right। लेकिन ये हासिल करना भी आसान नहीं है इन टर्म्स ऑफ उस तरह की मेजरमेंट करना।
assessment is basically, or assessment in education is basically measuring students' knowledge, skills and attitude. तो आप जो ये असेसमेंट की बात कर रहे हैं और अगेन फॉरेन बोर्ड्स की क्वालिटी से मैच करने वाली जो बात कर रहे हैं, और बट यू सेड दैट इट्स 10 टाइम्स लेसर देन दोज बोर्ड्स, तो मुझे एक और बात बताएं कि आगा खान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उतना ही ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती है जितनी दूसरे बोर्ड्स के बच्चों को? देखिए, ट्यूशन्स इज becoming a big menace in the country और बहुत बड़ा बर्डन बच्चे की तरफ से एक माँ बाप पर जाता है। एक स्कूल की फीस अपनी जगह है, देन फिर ट्यूशन फीस, क्योंकि एक पीयर प्रेशर भी होता है कि हमारे क्लास फेलो के इतने बच्चे वो ट्यूशन्स ले रहे हैं। लेकिन जो हमने अपना जितना सर्वे किया है और जो हमारी फिलॉसफी भी है कि हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना है। इंडिपेंडेंट। हमने कुछ सर्वे किया अपने हाई अचीवर्स के साथ भी और दूसरे दीगर स्टूडेंट्स से भी, एंड सरप्राइजिंगली 75% of our students do not take tuitions. That's a high number. Yes, it is. Very, very high number. And it reflects again कि हमारे बच्चे जो हैं are more independent learners. Okay. और ये जो चीज़ें हैं, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स या उनके रजिस्ट्रार या प्रो वाइस चांसलर्स उनसे बात करता हूँ, तो वो डेफिनेटली हमें ये अक्सर ये फीडबैक देते हैं कि आपके बच्चे they seem to be a lot more independent learners than other students. So यही हमारी एक काविश है कि उन बच्चों को जो मिडिल और लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए कि वो उन बच्चों के साथ भी compete कर सके, उनको भी उन्हीं अच्छी यूनिवर्सिटीज में दाखिले मिले और वो आगे जाके मास्टर्स कर सके, PhD कर सके और एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन सके। सही। बड़ा जो सवाल हमारे ग्रुप पे रेज होता है वो ये कि आगा खान बोर्ड के स्टूडेंट्स को वंस दे पास आउट फ्रॉम इंटरमीडिएट तो उनको इक्विवेलेंसी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो इक्विवेलेंसी वाला जो ये एक कंसर्न है, आप उसे एड्रेस आज कर ही दें। जी, ये भी अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, इट्स अ टोटली मिसकंसेप्शन। ओके। इक्विवेलेंसी हमारे मुल्क में IBCC एक इदारा है, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। ये एक फेडरल लेवल पे इदारा होता है। ये इक्विवेलेंसी प्रोवाइड करता है उन स्टूडेंट्स को जो फॉरेन बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, उन स्टूडेंट्स को जो बाहर मुल्क से अपनी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशंस हासिल करके पाकिस्तान में पढ़ना चाहते हो, उनके लिए है। आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस से बना, ये वो बोर्ड है जो नेशनल करिकुलम और तमाम सूबों के स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। तो हमारे बोर्ड को इक्विवेलेंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज वी फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड्स। हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज, हमारे जो ग्रेडिंग के जो अप्रोच है, इट ऑल्सो मीट्स द स्टैंडर्ड जो आप कहते हैं ना A1, A, B, C, D, टोटल ग्रैंड टोटल नंबर्स, उस तमाम चीज तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। तो इसलिए हमें IBCC से या किसी से भी पाकिस्तान में इक्विवेलेंस की जरूरत नहीं है। आपने IBCC को मेंशन किया तो मैंने पढ़ा था कि आप वहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं, तो व्हाट वाज योर रोल ओवर देयर? जी, 2020 में I was made the chairman of IBCC by the Minister of Education, उस वक्त शफकत महमूद साहब होते थे फेडरल मिनिस्ट्री में। As I said, जैसे मैंने आपको बताया कि आगा खान बोर्ड को इक्विवेलेंस की जरूरत नहीं है, and one of the reasons is that कि हम IBCC फोरम के मेंबर भी हैं। वो तमाम बोर्ड्स जिन्हें इक्विवेलेंस की जरूरत नहीं है, वो IBCC फोरम के मेंबर होते हैं। So since the inception of the Aga Khan board, we have been a part or member of IBCC. लेकिन 2020 में एक इलेक्शन हुआ एंड उसमें मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ IBCC बनाया गया
I was also the chairman or the head of the Aga Khan University Examination Board. उसके बाद फिर एक साल बाद मुझे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, अगेन बाय द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका जो रोल बेसिकली ये होता है कि मुल्क भर में जो पॉलिसीज आती है जो 9, 10, 11, 12 लेवल पे होती है, तो ये फोरम IBCC का होता है जो प्रोवाइड करता है, रिकमेंड करता है। आप फॉर्चुनेटली कह दें या अनफॉर्चुनेटली कह दें, 2020 में जब मुझे IBCC का सरबराह बनाया तो उसके 1 महीने बाद कोविड हो गया। तो उस वक्त जो तमाम जिम्मेदारी एज ए चेयरमैन IBCC हमें IBCC के इदारे पर आई और उसमें तमाम रिकमेंडेशंस पॉलिसी लेवल वो हमने दी। उसमें इवन आगा खान बोर्ड का भी बहुत बड़ा रोल था, हमारे जो साइकोमेट्रिशियंस थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो फिर अगले साल जो 2021 में मुझे जब नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया तो उस वक्त इट वाज ऑल अबाउट एड्रेसिंग द आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोविड कि कितने महीने रह गए, हफ्ते रह गए, इम्तिहान हो गए कि नहीं हो गए, just before the exams, NCOC they did not allow any board to conduct the exams. अगर वो नहीं होता तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सबको आता। तो उसमें भी जो recommendations गई तो वो भी हमने दी। तो इस तरह की चीजें उसमें हम इन्वॉल्व हुए। जब हम इक्विवेलेंसी की बात करें तो सबसे बड़ा जो सवाल हमारे पास आ रहा है वो ये है कि मार्क्स डिडक्ट होते हैं जब बच्चे यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए जाते हैं, तो कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और क्यों होते हैं? 0 मार्क्स। रियली? देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि हम एक IBCC का एक हिस्सा है, मेंबर है। I became the chairman of the IBCC as well. एक ऑर्डिनेंस के तहत ये बना बोर्ड। हमें इक्विवेलेंसी नहीं लेनी पड़ती, ये उन बच्चों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं जिन्हें इक्विवेलेंसी लेनी पड़ती है। ओके। सो आगा खान बोर्ड के बच्चों को ना कोई मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ना ही इक्विवेलेंसी की जरूरत है। चले, क्लियर हो गया आप सबको, कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होते, कोई इक्विवेलेंसी की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज में जब बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ एक कोटा सिस्टम होता है बोर्ड्स को लेके, और वहाँ पे पीपल हैव दिस थॉट कि आगा खान यूनिवर्सिटी बोर्ड के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो सफर करते हैं बिकॉज देयर इज अ लेस कोटा अपेरेंटली। ये क्या सीन है? ये भी मिथ है। आई थिंक इसमें जो एक फैक्ट जो है वो सिर्फ एक वाहिद NED यूनिवर्सिटी है जिसने एक कोटा सिस्टम रखा है तमाम बोर्ड्स के लिए, नॉट ओनली फॉर आगा खान बोर्ड, कैम्ब्रिज के लिए भी है, edX के लिए भी है, आपका फेडरल बोर्ड के लिए भी है, कराची बोर्ड का भी कोटा यहाँ पर है, हैदराबाद बोर्ड का कोटा है, सखर बोर्ड, मीरपुर खास, लाड़काना बोर्ड, सबके लिए कोटा सीट्स अवेलेबल है। और आगा खान बोर्ड के बच्चे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक मिथ है कि सिर्फ आगा खान बोर्ड के लिए ही कोटा है। डेफिनेटली जब आपके पास सीट्स होती है तो फिर कंपटीशन बढ़ जाता है। तो एक उन्होंने फेयरनेस सिस्टम रखा हुआ है कि जिस बोर्ड्स के पास ज्यादा बच्चे हैं उसके लिए ज्यादा सीट्स, जिस बोर्ड के पास कम सीट्स उसी हिसाब से एडजस्ट रखा है। बट टू माय नॉलेज आगा खान बोर्ड के बच्चों को काफी एडवांटेज है। ऑलराइट, सही। तो एक और हमारा मिसकंसेप्शन आज क्लियर हो गया। But I would also like to add that NED University has been so impressed by the performance of Aga Khan students कि इंशाल्लाह अनकरीब इन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स भी वो अनाउंस करेंगे। बिकॉज हम ग्रेड्स इन्फ्लेट नहीं करते, सही है, वो ट्रू एबिलिटी होती है। फिर जब वो बच्चे एंट्रेंस टेस्ट में कर रहे हैं वहाँ के 90%, और जब टैलेंट है, एबिलिटी है, तो फिर कोई कोटा सिस्टम रोक नहीं सकता। आप देखिए एडवांटेज ज्यादा है। सही, इट्स जस्ट अ मिथ, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि ये कोटा सिस्टम
दूसरे बोर्ड्स के लिए भी है। ठीक है, वी गॉट द आंसर हियर एंड आई होप इट क्लियर्स द मिसकंसेप्शन कि कोई कोटा सिस्टम जो है रोक नहीं सकता खान बोर्ड के स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से। एक और सवाल मेरे पास आ रहा है और वो ये है कि हम जब लोकल बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हुए देखते हैं तो सेंटर्स पे चीटिंग का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिला था इस साल भी, और मिसमैनेजमेंट, केओस, बच्चे सेंटर पे जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइंस हैं, गर्मी में वेट करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, खान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, डू दे गो थ्रू द सेम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन? सेंटर्स में मिसमैनेजमेंट और चीटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हम इस पे बहुत केयरफुल होते हैं कि नंबर वन थिंग, वी डू नॉट टॉलरेट चीटिंग। वी इंश्योर, हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक बच्चे को एक फेयर एनवायरनमेंट मिले, चाहे वो कराची में हो या हैदराबाद में हो, सक्खर में होता है, लाड़काना या लाहौर, कहीं पर भी एक बच्चे को एक जैसा ही एनवायरनमेंट मिले। उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चों को अपने स्कूल से हटा के एक दूसरे सेंटर पर डाल देते हैं। हाँ, ये नॉर्मली होता है। बहुत बड़ी एंजाइटी भी क्रिएट हो जाती है, नया एनवायरनमेंट है, नया फर्नीचर है, उसको एडजस्ट होने में लोग नए होते हैं, क्लासरूम्स नहीं मिलते, कहाँ पे एग्जाम हो रहा है, Absolutely, people are in a very chaotic situation there. तो ये तमाम चीजें एंजाइटी क्रिएट करता है। जब एंजाइटी क्रिएट होती है तो बच्चों की इम्तिहान में परफॉर्मेंस ये नेगेटिवली इम्पैक्टेड, ये तो ये रिसर्च भी बताता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए वी कांट रिड्यूस कंप्लीटली, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, लेकिन हम कॉन्शियस एफर्ट यही करते कि जो स्टूडेंट जिस स्कूल जाता है वही स्कूल हमारा सेंटर बनता है। ठीक है, उस सेंटर में ताकि बच्चों को एक दूसरे स्कूल नहीं जाना पड़े, द सेंटर, दे नो एग्जैक्टली वेयर द सेंटर इज, एनवायरनमेंट भी वही है, लेकिन वो स्कूल इम्तिहानात के दौरान is under the custody of Aga Khan University Examination Board and its staff. All right. उसमें हम इंश्योर करते हैं कि CCTV भी लगाया जाता है तमाम सेंटर्स पे, मॉनिटर वहाँ भी हो रहा होता है और हमारे हेडक्वार्टर्स में भी मॉनिटर लाइव हो रहा होता है। And basically the idea is not to keep an eye on the students, but to keep an eye on our staff, whether they are following the SOPs or not. तमाम supervisors, invigilators, सबको multiple trainings साल में 3 दफा दी जाती है। उसके ऊपर spot checkers भी होते हैं। तो जब इम्तिहान हो रहा होता है, एक SOP के साथ फॉलो हो रहा है, CCTV भी है, spot checkers भी आ रहे होते हैं। तमाम रिपोर्ट्स हर रोज हमें मिल रही होती है, what's happening throughout the country in different centers, ताकि जो भी हमें decisions लेने हो, जहाँ पर भी कुछ challenges आ गए, उसको हम mitigate कर सकें। जहाँ तक बात रही, अक्सर लोग ये कहते कि इस वजह से काफी आप तमाम स्कूल सेंटर्स बन जाते हैं for their own students, it's quite expensive. Yes, it is expensive. लेकिन ये बड़ा conscious decision लिया गया, जो मैंने एंजाइटी की जो बात बताई, बच्चों के लिए नया एनवायरनमेंट, वो That's very thoughtful actually. दूसरा एक बहुत important element वो ये था जो हमने ऑब्जर्व किया over the period of years, and then we decided कि जो स्पेशली बच्चे हैं इस एज ग्रुप में आते हैं, 13 and 14 years की एज में, स्पेशली गर्ल्स हु कम इनटू द प्यूबर्टी, तो जब वो दूसरे सेंटर्स जाते हैं वहाँ पे वो अरेंजमेंट्स उनके लिए वो प्रॉपर नहीं होती, अगर होगी भी दे आर एप्रीहेंसिव टू even converse with the supervisor or the nurse over there. तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के we make sure at least कि हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए तो वही सेंटर होते हैं, वहीं से स्टार्ट हुआ था, and then for even boys we had the same centers because we have to ensure equity for everyone, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए एक बराबर जैसा डिसीजन होना चाहिए। देखिए, बच्चे हमारे मुल्क के हैं, हमारे असासे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, आगे जाके हमने जाना है, इस मुल्क को इन्होंने ही चलाना है। Why do we have to take them through this unnecessary stress? थोड़ी सी एफर्ट है, थोड़ा खर्चा है, हाँ, लेकिन
it goes along. It goes along. Absolutely, that's very very thoughtful कि जो चीजें माइंड में रखी गई हैं सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स को अलॉट करते हुए, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत से लोग इस बारे में कंसिडर्ड होते हैं. सो यस, अ बिग थैंक यू फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म टू हैव दिस कंसिडरेशन व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग. सवाल जो हमारे पास प्लेटफॉर्म पे आया था वो ये था कि आगा खान बोर्ड जैसे हम दूसरे बोर्ड्स के लिए हमारे पास पास्ट पेपर्स की भरमार होती है, उसमें से हम सवालात देख के तैयारी कर लेते हैं और वो एक बड़ा ही कोई एफर्ट होता है स्टूडेंट के लिए. तो एक जो कंप्लेन या क्वेरी या कंसर्न आया था वो ये था कि आगा खान बोर्ड के पास्ट पेपर्स नहीं होते, तो हम बच्चों को कैसे तैयारी कराएं. उसका क्या आपके पास जवाब? देखिए, पेपर्स मौजूद होते हैं स्कूल के पास, लेकिन फिलॉसफी मुख्तलिफ है. ओके. आप दीगर बोर्ड्स में देखेंगे कि सवालात रिपीट होते हैं, तो बच्चे 5 साल जो पास्ट पेपर्स जो बुकलेट्स होती हैं उससे खरीदते हैं, उससे सवालात को ज़बानी, उसके रिस्पॉन्स को ज़बानी याद करते हैं, उसकी जो गाइड्स होती हैं और उन्हें मालूम होता है कि इन्हीं में से सवालात आते हैं. अक्सर हमारे वक्त में भी हम ये देखते थे कि पिछले साल ही सवाल इस साल वो सवाल नहीं आएगा, अगर आ गया तो हम कहते थे ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया. इट्स वेरी कॉमन हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली आज भी हो रहा है. लेकिन आगा खान बोर्ड में सवाल हम जो देते हैं वो हर साल नए सवाल होते हैं पेपर में. जो भी अगर सवाल हम अगर यूज सवाल होते भी हैं तो वो दे आर यूज फॉर अ सर्टेन पर्पस. वो यूज होते हैं एज एन एंकर आइटम और एंकरिंग आइटम. उससे हम गेज करते हैं कि ये सवाल उस वाले कोहॉर्ट ने इस तरह बिहेव किया, क्या ये वाला कोहॉर्ट भी उसी तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो ये इस बेसिकली हेल्थ चेक ऑफ एग्जाम पेपर. तो चंद फीसद वो हम यूज सवाल इस्तेमाल करते हैं ओनली फॉर दिस पर्पस. लेकिन हमने इसकी साइंटिफिक असेसमेंट भी की है, इसको एनालाइज किया है कि उस सवाल की जो बिहेवियर है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो सिमिलर ही रहता है ईयर टू ईयर जो. और अगर थोड़ा सा डिविएट कर गया देन वी विल नेवर यूज दोस क्वेश्चंस. लेकिन वो सवालात या एग्जाम पेपर्स जो है, जो आप कह रही हैं कि हम नहीं देते हैं, वो डेफिनेटली हम देते हैं, स्कूलों को देते हैं. वो बाकायदा एक फीडबैक रिपोर्ट के साथ स्कूलों को देते हैं. आगा खान बोर्ड इज द ओनली बोर्ड इन द वर्ल्ड, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इट इज द ओनली बोर्ड इन द वर्ल्ड जो फीडबैक रिपोर्ट स्कूल्स को प्रोवाइड करता है, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल. मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हूँ एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन असेसमेंट, जहाँ मोर देन 80 कंट्रीज के जो एग्जाम बोर्ड्स हैं वो उसके मेंबर्स हैं. और उन सब से मेरी बात हुई है, और इस तरह की रिपोर्ट्स कहीं नहीं जाती. ये जो रिपोर्ट बेसिकली स्कूल को ये इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपके स्टूडेंट्स एट नेशनल लेवल किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं एज एन ओवरऑल, सब्जेक्ट वाइज और ग्रुप वाइज और इवन क्वेश्चन वाइज. हर सब्जेक्ट में जो उनके स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक एक सवाल पर स्कूल्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपके बच्चों के रिस्पॉन्स इस तरह से एज कंपेयर टू द नेशनल लेवल. इससे स्कूलों को एक अंदाजा हो जाता है कि इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है और कहाँ कहाँ रही, और वो उसी तरह प्लानिंग करते हैं और चीज़ों को आगे लेके जाते हैं. तो बेसिकली उस रिपोर्ट के साथ डेफिनेटली ये भी जाती है, और साथ साथ ई मार्किंग नोट्स भी जाते हैं. ई मार्किंग नोट्स में स्कूल्स को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक अच्छे रिस्पॉन्स है वो किस तरह मुख्तलिफ अंदाज में बच्चों ने प्रेजेंट किया है, सही, और उसको हमें एक्सेप्ट करना है, ताकि जब स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को उस चीज से आगाह करें, और क्योंकि ये जिम्मेदारी टीचर्स की आ जाती है. और उसमें फिर बच्चों को उनके जो स्कूल बेस्ड एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी अगर बच्चों ने मुख्तलिफ अंदाज से जवाब दिया, बिकॉज इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक बेस्ड एग्जाम. यस, इट्स नॉट. सही, उसने रट के ज़बानी याद करके कॉन्सेप्ट नहीं किया है. वो पेज लिखना, इट्स वेरी प्रिसाइज. उसमें आपको लिखना है
एक नंबर का सवाल है तो 2 लाइन है तो हाफ लाइन, लेकिन करेक्ट है कॉन्सेप्चुअली तो उतना ही, तो वो भी बच्चे दे सकते हैं। तो यही चीज है कि हमारे यहाँ we do provide them to all the schools. It is subject to the school's leadership and the teachers कि वो किस तरह इसको यूज कर रहे हैं क्लासरूम में या बच्चों को दे रहे हैं। जस्ट टू ऐड ऑन, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इसका एक्सेस बच्चों तक लिमिटेड रखा जाता है क्योंकि टीचर्स क्लासरूम में हमारे जो सवालात है उसको स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। So if a private candidate or parent like me who wants to know everything कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, उनके लिए कुछ ऐसा रिसोर्स है या कहीं से we can find it? So they can get in touch with us, we'll provide them. Okay, ठीक है। that's a और दूसरा ये कि साथ ही साथ हमने स्कूल्स बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए लर्न स्मार्ट स्कूल एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। हमारी कॉस्ट तो बहुत लगी है इसमें, बट वी मेड इट मोर एक्सेसिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इवन स्कूल में जब क्लासरूम में टीचर्स एक एसएलओ या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एक असेस करना है बच्चों को कितना आया। यूजुअली आप ये प्रैक्टिसेस देखते हैं कि टीचर ने एक सवाल किया, 2 या 3 बच्चों ने जवाब दे दिए और टीचर नेक्स्ट एसएलओ पे चली गई। बाकी की जो 27 बच्चे हैं उससे कितना आया या नहीं आया वो हमें नहीं पता। तो ये जो टूल हमने जो प्रोवाइड किया लर्न स्मार्ट क्लासरूम का, उसमें बच्चों के हाथ में रिमोट्स होते हैं, टीचर ने एसएलओ पढ़ा दिया, असेसमेंट स्क्रीन पर आ गई, बच्चों ने क्लिक किया, टीचर को रियल टाइम मालूम हो जाता है कितने बच्चों को या किस बच्चों को ये एसएलओ आया है या नहीं आया है। दे कैन मेक देयर ओन जजमेंट कि क्या हमें इस वक्त नए एसएलओ की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यू नो, हमें तालीम को एक होलिस्टिक लेवल पे लेके चलना चाहिए। यू नो, एज मच एज वी कैन हम वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, चाहे वो you know, as a private student बैठ रहे हो या regular candidate. Okay, that was really insightful and now you get to know कि past papers की क्या value है और कहाँ availability है. That answers your concern very precisely. और जो चीज़ हमने notice की है अपने platform पे या overall education को लेके कि जब बच्चों के marks, for example एक बच्चे के marks 20 में से 12 आते हैं तो हम parents या teachers बड़ा reactive mode पे आ जाते हैं कि या तो बच्चा बिल्कुल ही नाकाबिल है या उसे कुछ नहीं आता। तो जो हमारा असेसमेंट का मेजर करने का तरीका है, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स राइट और नॉट, वी हैव आवर एक्सपर्ट ऑलरेडी विद अस। तो शहजाद साहब आप ही बताएं कि असेसमेंट होता क्या है और क्या क्राइटेरिया है, क्या मेजरमेंट है इसकी? सबसे पहले जो आपने एक एग्जांपल दी कि लोग रिएक्टिव मोड पर आ जाते हैं, एंड माय व्यू इज दैट कि अगर एक बच्चे का, जिस तरह आपने कहा कि 12 नंबर आ गए 20 में से, दैट रिफ्लेक्ट्स द टीचिंग। सही है, वो पूरे महीने या पूरे हफ्ते क्या हो रहा था। मेरे ख्याल से ये सवाल हमें हमारे वालिदैन को स्कूल से पूछना चाहिए rather than taking it as an insult कि मेरा बच्चा 12 नंबर लाया, दूसरे ने इतना लाया। असेसमेंट बेसिकली बीनश ये है कि इन एजुकेशन इट्स अ measurement of knowledge, skills and attitude. Very important. दुनिया में हम हर चीज की मेजरमेंट करते हैं, कद, वजन, हम टाइम, इट्स ऑल मेजरमेंट। Yes. इसी तरह तालीम में भी हम बच्चों की लर्निंग मेजर करते हैं। आप महंगी से महंगी घड़ी पहनते हैं, रोलेक्स, उसके पीछे भी वो लाखों में, you have to spend hundreds and thousands of rupees, लेकिन उसके पीछे भी लिखा हुआ होगा प्लस एंड माइनस परसेंटेज एरर। प्लस माइनस इतना मार्जिन है इतनी महंगी घड़ी का भी, वहां उसमें भी एरर होते हैं मेजरमेंट में, टाइम की मेजरमेंट में। तो जब लर्निंग आप जब करते हैं तो वो एक मशीन मेजर नहीं कर रहा है, वो एक ह्यूमन सब्जेक्टिव एंटिटी या एक बॉडी है, वो
बच्चे की जहानत चेक कर रही है, क्या वो ठीक है, उसमें एरर तो नहीं है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दूं बीनश के, मैं आपके पास आता हूं और कहता हूं कि बीनश मेरा कद 10 फीट है, आप हंसने लग जाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर जी आप मैक्सिमम 6 फीट हो सकते हैं बट नॉट 10 फीट। मैं कहूंगा बीनश मैं इस फीते से नापा है और मेरा फीता कह रहा है कि मेरा कद जो है वो 10 फीट है। आपके जहन में 3 चीजें आएंगी, या तो ये फीता ठीक नहीं है, या फीते से नापा ठीक नहीं है, नापतोल ठीक नहीं की, या दोनों ही ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और बल्कि दुनिया भर के बहुत से मुल्कों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब एजुकेशन मेजरमेंट की बात आती है, यानी असेसमेंट की बात आती है एजुकेशन में, तो ना ही वो असेसमेंट टूल सही है यानी टेस्ट पेपर, ना ही वो चेक करने वाला ठीक है, उसकी चेकिंग सही नहीं हो रही, तो दोनों ही ठीक नहीं है। तो जो फीडबैक बच्चों को मिल रहा है, वालिदैन को मिल रहा है, क्या वो ठीक है या नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई हैव सीन अ लॉट। मैं अपनी बेटी की एग्जांपल दे सकता हूँ कि उसको साइंस में एक सवाल आया था 7वीं जमात में कि व्हाई यू शुड नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द बाथरूम। मेरी बेटी जिसका नाम अमेल है उसने लिखा कि बिकॉज यू कैन गेट इलेक्ट्रिक्यूटेड। तो टीचर ने वो सवाल गलत कर दिया। वो मेरे पास रात को जब मैं पहुंचा तो मेरे पास आई, बोली कि ये है। मैंने कहा अमेल व्हाई डोंट यू गो और आप 45 मिनट्स में अपना टेस्ट पेपर खुद ही इवैल्यूएट करें कि क्या टीचर ने सही आपको इवैल्यूएट किया है या नहीं। कुछ देर बाद अमेल मेरे पास आती है और कहती है बाबा इस सवाल में मेरे ख्याल से टीचर ने सही नहीं किया है। क्यों? कहती है कि किचन में, अच्छा टीचर ने लिखा था बिकॉज देयर इज वाटर इन द बाथरूम। तो अमेल कहती है बाबा क्या किचन में पानी नहीं होता? वैलिड क्वेश्चन। So these are the things are very important। इसी का जो 4वीं जमात में जब थी तब उस वक्त भी ये था कि एक उर्दू में सवाल कॉम्प्रिहेंशन का था कि बच्चे छुट्टियों में कहाँ गए थे। तो उसने लिखा बच्चे छुट्टियों में समंदर किनारे गए थे। टीचर ने 1 नंबर काट दिया, 2 नंबर का सवाल था। नीचे टीचर ने लिखा था सैर के लिए। मैं खैर टीचर के पास गया, मैंने कहा देखिए मैं नंबर बढ़ाने नहीं आया, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वो क्या प्रोसेस था। तो उन्होंने कहा भाई इसमें अमेल ने पूरा जवाब नहीं दिया, इसमें जवाब देना था बच्चे छुट्टियों में समंदर किनारे गए थे सैर के लिए। मैंने कहा लेकिन आपने सवाल की जो डिमांड थी वो थी कहाँ गए थे। तो उसने तो लिख दिया समंदर किनारे गए थे। उसने कहा नहीं, चूंकि 2 नंबर का सवाल था ना तो उसे मालूम होना चाहिए था कि 2 इन्फॉर्मेशंस देनी है। ओके, हाउ अ स्टूडेंट चाइल्ड ऑफ ग्रेड 4 इवन ग्रेड 12 और अंडरग्रेजुएट लेवल और मास्टर्स लेवल कैन कॉम्प्रिहेंड कि हमारे उस्ताद के जहन में क्या बात है। तो इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक ताकि आप एक प्रॉपर ऐसे फीडबैक बच्चे को दे सके। हम यहाँ फीडबैक देते नहीं हैं टीचर्स को, ये अवॉइड करते हैं। जब हम उनसे सवाल करते हैं तो टीचर्स ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। That's your job. That's something which parents should demand, from the school, from the teachers कि भाई हमें proper feedback दे, कहाँ सही हुआ, कहाँ गलत हुआ। सारी चीजें वालिदैन पे थोप देना, भाई इसे नहीं आता आपसे पढ़ाएं। क्या वालिदैन टीचर हैं? क्या वालिदैन ने टीचिंग की एजुकेटेड इनफ? क्या इनको पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज आती है? नहीं आती। And then schools should also take ownership of their faculty as well, give them proper trainings, या आपकी जो हायरिंग प्रोसेस है टीचर्स को करने का वो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू गुजरना चाहिए, ना कि कोई एक ऐसी टीचर हायर कर लेना। वो भी एक बहुत बड़ा इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक क्योंकि देयर इज नो लाइसेंसिंग इन पाकिस्तान। जिससे भी बैचलर्स या मास्टर्स कर लिया दे हैव एक्सेस टू स्कूल, तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। बट फिर इस चीज को अगर मैं लेके जाऊं एग्जाम बोर्ड में, हम किस तरह इंश्योर करते हैं कि बच्चों की ट्रू एबिलिटी हम मेजर कर सके। हमारी फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस ऑफ आवर एग्जाम्स, ताकि वो एक ट्रू एबिलिटी रिफ्लेक्ट कर सके बच्चों की।
जब हम सवालात बनाते हैं तो उसमें कंटेंट एक्सपर्ट भी होता है, उसके साथ पीयर एक्सपर्ट भी होता है, वो रिव्यू करते हैं, फिर वो एक रिव्यू पे जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल एक्सपर्ट्स डिफरेंट फील्ड्स के भी होते हैं, जो काफी रिलेटेड होते हैं उस फील्ड से, वो भी रिव्यू करते हैं। उसमें फेयरनेस एक्सपर्ट भी होता है। फेयरनेस एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चे देहात से भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे अर्बन सेक्टर से हैं। अगर हम एक देहात या कंप्लीटली रिमोट रीजन के पास जाए और उन बच्चों से एक सवाल इस तरह फ्रेम करें कि हमारे कराची में मॉल का नाम क्या है, बड़े से मॉल का एट्रियम मॉल, एट्रियम मॉल में ये, अब एक रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान में उस बच्चे को एट्रियम मॉल नहीं पता होगा। तो फेयरनेस के एलिमेंट से, रिलीजियस, कल्चरल, हर एस्पेक्ट से देखा जाता है। लैंग्वेज के तौर पे भी देखा जाता है। देखिए हमारे बच्चे, हमारे मुल्क में इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, so framing of the question is also very important. आप high frequency words अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे को सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से आपके वक्त में, मेरे वक्त में तो था, जब अक्सर ये होता था कि बच्चे आते थे, कहते थे हमें सवाल समझ में नहीं है। That is a very important thing the parents should think about. It's not if they are unable to comprehend a question. आपका बच्चा able नहीं है, इसमें कुछ उस टूल में मसला है जिसकी वजह से बच्चे को। So डॉक्टर साहब, आप लोग का जो असेसमेंट और एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है, वो उसमें जो है फिलिंग ऑफ शीट्स मैटर नहीं करता या करता है? बिकॉज आई एज अ स्टूडेंट ड्रेड दोज एग्जाम्स जिधर मेरी एबिलिटी को सिर्फ मेरी शीट्स फिल करने के क्राइटेरिया से जज किया जाए। देखिए हमारे इवन निसाब में भी कहीं नहीं लिखा है कि मेजरमेंट जो आपकी होगी, एबिलिटी आपकी लिखत में होगी, कितना आप लिख सकेंगे। हमारे बोर्ड में हम 3 टूल्स इस्तेमाल करते हैं मेजरली, MCQs, CRQ जिसको हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और ERQs, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, व्हिच आर लॉन्ग एसे टाइप्स क्वेश्चन। तो उसकी बेसिस पे बच्चों की हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को हम देखते हैं। हम रोट लर्निंग नहीं देखते हैं। हमारा टेक्स्ट बुक बेस्ड एग्जाम नहीं होता है, हमारा करिकुलम या सिलेबस बेस्ड एग्जाम होता है। और बच्चे जो हैं जिस अंदाज से भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बयान करते हैं, उसको रिकग्नाइज और अप्रिशिएट किया जाता है। जो सवालात होते हैं वो मल्टीपल कॉग्निटिव लेवल्स पे डिवाइडेड होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड बियॉन्ड। तो वो तमाम चीजें स्कूल में उसी तरह पढ़ाई होती है। जब बच्चे, जब आपने स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया की बात की, तो एक तो सबसे पहले टेस्ट टूल आ जाता है। जब यहाँ पर आता है MCQs, तो OMR से हम मार्क कर लेते हैं, और फिर इसकी पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होती है कि हर सवाल किस तरह बिहेव कर रहा है। देखिए जब सवाल बनता है तो हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने तजुर्बे के साथ बताते हैं कि ये सवाल इस तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर वो उस तरह बिहेव नहीं किया, अगर एक एक्सपर्ट कहता है कि सवाल आसान है लेकिन वो सवाल मुश्किल निकल आया, तो उस सवाल को हम डिलीट कर देते हैं ताकि बच्चों को एडवांटेज हो, क्योंकि हमने उस टूल में एरर कर दिया and you are taking the ownership. That question will not help us to measure the true ability of the child. तो ये सब चीजें देखी जाती है, बाकी मुख्तलिफ चीजें भी देखी जाती है। फिर हम ई-मार्किंग या स्क्रीन मार्किंग भी करते हैं, जहाँ पर हम बच्चों की जो रिस्पॉन्सेज होते हैं बच्चों के, उसको हम स्क्रीन पे मार्क करते हैं। उसे मार्क करने के लिए भी जब उसकी मार्किंग शुरू होती है तो हम एक सैंपल साइज हम उठा लेते हैं। एक प्रोसेस होता है सीडिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। तो 2 सीनियर मार्कर्स हमारी मार्किंग स्कीम्स को देख के वो एक सैंपल को मेजर कर रहे हैं। दोनों के पास सेम स्क्रिप्ट्स हैं, दोनों के पास सेम मार्किंग स्कीम्स हैं, नंबर भी एक जैसे देने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में। लेकिन अगर एक नंबर का भी फर्क आ जाता है तो उस पर डिस्कशन होती है और मार्किंग स्कीम्स को रिवाइज किया जाता है, रीस्टैंडर्डाइज किया जाता है, टिल द पॉइंट जब दोनों सीनियर ई मार्कर्स आर एक्यूरेटली मार्किंग, तब जाके हमारी ई मार्किंग होती है।
ई मार्किंग में भी हम सवालात डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ई मार्कर्स को, वी डोंट डिस्ट्रीब्यूट द बुकलेट्स ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो एक जो ई मार्कर है वो सिर्फ एक सवाल को ही चेक करने की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उसके बाद वो दूसरे सवाल के जब जाते हैं तो उसको दूसरे सवाल पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है। और फिर इंटर मार्किंग भी होती है। ई मार्कर ने चेक कर दिया, उसके ऊपर एक सैंपल 30% सैंपल सीनियर मार्कर्स को चेक करेगा, उन्हीं की मार्किंग को। उस सीनियर मार्कर को हमारे एक्सपर्ट चेक करते हैं। एक सवाल के लिए इतनी मेहनत इसलिए क्योंकि बच्चे की ट्रू एबिलिटी हमें चेक करनी है, बच्चों के साथ कुछ नाजायज ना हो, क्योंकि मूड पे डिपेंड होके नंबर्स नहीं दिए जाते। सवाल जो हमारे पास कॉमनली आया है आगा खान बोर्ड से रिलेटेड वो ये है कि जब बच्चों को अगर फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, वो अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे तो कोई मुश्किलात नहीं आ सकती एडमिशन प्रोसेस में। इफ दे हैव स्टडीड फ्रॉम आगा खान बोर्ड तो कोई मुश्किलात होती हैं? वाकई होती हैं? देखिए, अगर हो रही होती तो शायद आज ये बोर्ड बंद हो गया होता। बात तो सच है। और दूसरा ये कि हम हर साल अपने जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं जो HSSC ग्रेड 12 कंप्लीट करके निकलते हैं, हम उन तमाम बच्चों की एक डेस्टिनेशन सर्वे हम करते हैं। और ये जो सर्वे है एट टाइम्स गोज टू 99%, तो ये 96 to 99% तक सर्वे हमारा रिस्पांस रेट है, विच इज वेरी वेरी हाई। यूजुअली जो सर्वेज होते हैं वो 40-45% हो जाए रिस्पांस रेट तो लोग खुश हो जाते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त रिस्पांस रेट है। और अकॉर्डिंग टू दिस जो एनालिटिक्स बताते हैं, 92% of our students are able to get admissions in the universities. Out of these, 52% of our students are able to get admissions in top 15 universities of Pakistan, which is ranked by HEC. हमारे 3 से 4% बच्चे बाहर मुल्क भी जाते हैं पढ़ने, और आज की तारीख में 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। That's like amazing when we talk about stats. तो भाई stats के मुताबिक आपके बच्चे मुल्क के अंदर पढ़ना चाहें या किसी बाहर वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहें, उनको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। Moving on to our next question, एक और सवाल जो आप सबने मुझसे किया वो ये था कि बहुत अभी लिमिटेड स्कूल्स में आगा खान बोर्ड इम्प्लीमेंट हुआ है और पेरेंट्स ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को आगा खान बोर्ड से पढ़वाना है, तो how can more schools get affiliated with Aga Khan board? How does it work? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आगा खान बोर्ड को ऑपरेट हुए अराउंड 15 years एंड अबव हुए हैं, तो रिलेटिवली न्यू बोर्ड है। जितने भी दीगर बोर्ड्स हैं, कराची के बोर्ड्स आप कह रहे हैं, लाहौर के, हैदराबाद, 1970s 1960s में ये बने हैं। तो एक उनकी हिस्ट्री है। फॉरेन बोर्ड भी जो यहाँ पर हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं। सो ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जहाँ तक आपने कहा कि कैसे एफिलिएट हो सकते हैं, बड़ा सिंपल अप्रोच होती है हमारी, बिकॉज वी आर वेरी मच रेलेवेंट टू द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। देखिए, हमारे मुल्क में 28 million students are going to the public sector and 22 million students are going to the private sector. तो बहुत बड़ा रोल प्राइवेट सेक्टर प्ले कर रहा है। तो उसमें अगर आप ये देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर्स जब हमारे साथ काम करते हैं, या पब्लिक सेक्टर, बिकॉज वी आल्सो हैव पब्लिक सेक्टर स्कूल्स विद अस, जब प्राइवेट सेक्टर करते हैं, हमें मालूम है कि मल्टीपल टीयर्स के स्कूल होते हैं। एक लोग कहते हैं हाई फी पेइंग स्कूल, मिड लेवल, लो ट्रस्ट बेस्ड स्कूल्स भी होते हैं। तो बेस्ड ऑन दीज टीयर्स, स्कूल्स के पास एक अपनी नीश होती है,
schools के पास अपनी resources, facilities होती है. So our standards are such that it can cater everyone. All right. लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि ज़्यादा schools हैं. जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो प्रिंसिपल्स या स्कूल ओनर्स हैं ये अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस फीस के थ्रू रन कर रहे होते हैं. तो उसमें यूजुअली the principals or the owners are a bit apprehensive कि अगर हम अपने पेरेंट्स को ये कहें कि हम आखान बोर्ड में जा रहे हैं, नए सिस्टम में जा रहे हैं, even any new system, they are very apprehensive क्योंकि वो ये डरते हैं कि ऐसा ना हो कि पेरेंट्स या स्टूडेंट्स छोड़ के चला जाए and that will impact them financially. तो वो अपना डे टू डे रन, सैलरीज फॉर द टीचर्स, अपनी यूटिलिटी बिल्स कैसे पे करेंगे. सो आई थिंक इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स में ये शऊर हो, पेरेंट्स डिमांड करे अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर्स से कि इस हमारी जो नीड है वो इस तरह की है. हमारी नीड वही है जो मैंने आपको बताई थी कि the brainchild of AKU concept was educationists of Pakistan. And I think this is the right time where parents should demand the need के हमें खान बोर्ड या कोई बेहतर सिस्टम चाहिए. Right. So you now have most of the awareness and I think अब आप लोग इस पोजीशन में हैं कि आप लोग अपने स्कूल से डिमांड कर सकते हैं if you really want to go for this education board. Question which is coming into my mind, मैंने देखा है और बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने अपने ग्रुप पे भी देखी थी कि लोग लिटरली, आई विल यूज दिस वर्ड, के ख्वार हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू एनी इश्यूज रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम्स. ऑफिस में लंबी लाइन या कोई जवाब दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, तो नो वन फ्रॉम द मैनेजमेंट इज एक्सेसिबल बाय द पीपल. सो व्हेन इट कम्स टू आखान बोर्ड, हाउ एक्सेसिबल योर मैनेजमेंट इज व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स या सच इश्यूज? We are all accessible. Even myself, मैं खुद भी accessible होता हूँ. हमें वाया फोन, वाया ईमेल, कुछ बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि हम एक नेशनल बोर्ड है तो उन बच्चों को जो कराची से नहीं है उनको फिर यहाँ आने में तकलीफ होती है. Even वाया ईमेल, the response is very quick, very fast. स्टूडेंट्स जो होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, अगर उनकी क्वेरी वो अपने स्कूल टीचर्स या प्रिंसिपल्स को देते हैं, वो भी हमसे रब्ता कर लेते हैं, हम उनको भी जवाब दे देते हैं. या पेरेंट्स हमसे कोई सवाल डायरेक्ट करना चाहते हैं, हम कर लेते हैं. ऑफ कोर्स अगर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन जहाँ तक स्कूल के अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पेरेंट्स या स्टूडेंट्स बताते हैं, वहाँ पे फिर हम अवॉइड करते हैं बिकॉज दैट्स द इंटरनल मैटर. लेकिन अगर एकेडमिक लेवल पर है या बोर्ड से डायरेक्ट कंसर्न हो रहा है, हम हर चीज सुनते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स, वालिदैन हो, उसके सिबलिंग्स हो. We are always accessible. You can even go to any of our affiliated schools and ask. Okay, and you can even post it on KSG. The entire team of Khan Board is over there. वहाँ पे भी concerns जो है उनको जवाब दिया जाता है. But again, official channels उनके हैं. They have their website. They have the email address. So whatever your query is, you can always forward it to them directly as well. Moving on towards our end. तकरीबन हमने सारे सवालात जो हमारे क्वेरीज थी, जो मिसकंसेप्शंस थी, वो हमने क्लियर कर ली हैं डॉक्टर शहजाद के साथ. तो रैपिंग अप दिस इंटरव्यू, आई वुड लाइक टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन कि आखान बोर्ड को लेके आप लोगों का लॉन्गर टर्म गोल क्या है? व्हाट्स द एजेंडा? देखिए, ये हमारे जो विजन में, हमारे मिशन गोल में लिखा हुआ है वेरी क्लियरली. इट्स अ मॉडल एग्जामिनेशन बोर्ड. जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इट वाज नीड रिक्वेस्टेड फ्रॉम द एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो हम एक वो विजन लेके आए हैं जो ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मॉडल एग्जाम बोर्ड है. जो जिस तरह आपने खुद ने कहा कि एक नंबर के लिए आगा खान बोर्ड में इतनी एफर्ट्स की जाती है, दिस इज इम्पोर्टेंट. ये इंटरनेशनल बेंचमार्क्स है. और साथ ही साथ जो एक एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं वो इसलिए करें ताकि दीगर बोर्ड जो हमारे गवर्नमेंट बोर्ड हैं, जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं, वो उसको रेप्लिकेट करके बेहतर हो जाए. बिकॉज ये देखिए, हम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी नहीं ले सकते. गवर्नमेंट ने भी अपनी जिम्मेदारी लेनी है. सो हम
एडवाइजरी कैपेसिटी में, पॉलिसी लेवल मेकिंग डिसीजन में, ना ही सिर्फ IPCC लेकिन मुख्तलिफ फोरम में, NCC जो नेशनल करिकुलम काउंसिल है, जो हमारे सिंध के करिकुलम काउंसिल है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन हो गया या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड हो गया. राइट नाउ आई एम अ मेंबर ऑफ 35 डिफरेंट गवर्नमेंट कमिटीज व्हिच इज वेरी हाई लेवल. तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, आहिस्ता आहिस्ता जाके बेहतर और बेहतरी की तरफ जाएगी. लेकिन हमारे मुल्क के इश्यूज बहुत ज्यादा है. कोविड हुआ, इट वाज अ ह्यूज डिजास्टर, and soon after COVID you see the flooding, जिसकी वजह से एक और तबाही मची है. बड़ा irreparable loss है. But I hope we can all work together. चाहे वो पब्लिक सेक्टर से क्यों ना हो, प्राइवेट सेक्टर से क्यों ना हो, सबने अपना रोल प्ले करना है और कोशिश करनी है कि मुल्क में जो तालीमी निज़ाम है उसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर की जाए. थैंक यू सो मच डॉक्टर शहजाद, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, हमारे मेंबर्स के लिए तमाम सवालात का बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जवाब दिया विदाउट एनी फिल्टर, एंड दैट एक्चुअली मीन्स अ लॉट बिकॉज वी नीड पीपल लाइक यू जो हायर अथॉरिटीज में है टू कम फॉरवर्ड एंड एड्रेस टू पेरेंट्स लाइक अस हु हैव लेस अवेयरनेस रिगार्डिंग एनीथिंग. इट कैन बी एनीथिंग, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू एग्जामिनेशन बोर्ड एज वेल. काफ़ी जगहों पे डॉक्टर शहजाद के सेशंस होते हैं एंड काफ़ी इंसाइटफुल रहते हैं. तो it matters कि how you as a parent or as an educationist open to learning. I'm sure we all are in the learning process, और यही इस process को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने आज ये इंटरव्यू शेड्यूल किया था. I hope आपके तमाम concerns आंसर हो गए होंगे. फिर भी इसके अलावा भी अभी भी कोई आपके concerns हैं, कोई सवालात हैं, तो उनको comment section में बताइए. We would love to have them answered by AKUEB team. With that we would like to wrap it up. Stay tuned for upcoming collaborations. Inshallah, see you soon. Thank you so much. Thank you so very much.